राष्ट्रपति चुनाव पर रणनीति बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे लेकर आज दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। बैठक में एनडीए में शामिल सभी 33 दलों के नेता मौजूद थे। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बैठक में मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की एक बहुत बड़ी लोकप्रियता पूरे देश में आज भी है और इसी का कारण है कि देश में एक के बाद एक चुनाव आज भी एनडीए जीतती चली जा रही है और एनडीए का अपना साइज भी बड़ा है। बैठक में सभी एनडीए मेंबर्स ने 2019 में पीएम मोदी की लीडरशिप में सफलता पाने के लिए एक साथ काम करने का प्रस्ताव पास किया। बैठक शुरू होने से पहले अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच 20 मिनट तक अलग से बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने महाराष्ट्र में दोनों दलों के बीच कई मुद्दों पर जारी मनमुटाव का जिक्र किया। वहीं अमित शाह ने दोनों पार्टियों के बीच बेहतर तालमेल की बात कही। पाकिस्तान में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब करके कहा है कि कुलभूषण जाधव को अगर फांसी दी जाती है तो इसे सोची समझी हत्या के तौर पर देखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में भारत ने करीब 1 दर्जन पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई भी रोक दी है। ये कैदी 12 अप्रैल को रिहा होने वाले थे। पाकिस्तानी सेना ने आज ही कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दिए जाने की पुष्टि की है। कुलभूषण जाधव को मौत की सजा पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनाई है। पाकिस्तान ने पिछले साल मार्च में कुलभूषण जाधव को रॉ एजेंट बताते हुए उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया था। भारत ने जवाब में कहा था कि कुलभूषण का ईरान से अपहरण किया गया। पाकिस्तान ने उन्हें देश के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। बीजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार कुलभूषण को फांसी नहीं होने देगी। मतलब इसको हम एक मर्डर के रूप में देखेंगे और उससे पहले भी जो भारत की सरकार ने बताया है वो बड़ा सख्त है। हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत सख्त रवैया इस विषय में अपनाया है और ये मर्डर हिंदुस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। विपक्षी दलों ने भी कहा है कि सरकार को कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि उनका रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करे और हम चाहेंगे कि भारत सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल के साथ दिल्ली मेट्रो का सफर किया। दोनों प्रधानमंत्री मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से अक्षरधाम मंदिर के लिए रवाना हुए। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। सफर से पहले मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर अधिकारियों ने दोनों प्रधानमंत्रियों को मेट्रो से जुड़ी जानकारी दी। कुछ वक्त तक दोनों पीएम मेट्रो रूट चार्ट देखते रहे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मेट्रो में पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने भी पीएम के साथ सेल्फी ली। दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वामी नारायण पर जल चढ़ाया और झांकियां देखी। इससे पहले पीएम मोदी 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ मेट्रो का सफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वच्छता अभियान पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि स्वच्छता मिशन को कामयाब बनाकर लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दिल्ली में चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर आयोजित स्वच्छाग्रह नाम की प्रदर्शनी में पीएम ने कहा कि सत्याग्रह का लक्ष्य देश की आजादी थी, जबकि स्वच्छाग्रह का लक्ष्य देश को क्लीन इंडिया में बदलना है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के साथ साथ कार्यांजलि भी अर्पित करनी है। अपने कार्यों को उन्हें अर्पित करना है और उसके सबसे बड़ा माध्यम है स्वच्छाग्रह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 समझौते हुए। रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार में आपसी सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई जारी रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को भारत का मजबूत दोस्त बताया। टर्नबुल ने रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। Both India and Australia recognize the central value of education and innovation in the prosperity of our society. पीएम मोदी ने पिछले दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई टेस्ट सीरीज में डीआरएस सिस्टम को लेकर हुए विवाद पर भी चुटकी ली। I am of course glad that our decisions are not subject to the DRS review system.
4 दिनों के दौरे पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 16 विपक्षी पार्टियों ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात करके गुजरात और हिमाचल के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। विपक्ष ने एक सुर में कहा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद उनका ईवीएम पर से भरोसा उठ गया है। ईवीएम मशीन के बदले वापस वही जो पुराना सिस्टम था 1951-52 से वही सिस्टम दोबारा से पेपर बैलेट का सिस्टम लागू करना चाहिए। विपक्ष के मुताबिक चुनाव आयोग ने ईवीएम मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जबकि ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, ये हम लोगों ने डिमांड रखी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने धौलपुर में ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए आज फिर चुनाव आयोग पर वार किया। चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से ही साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, भाजपा को सत्ता में पहुंचाना। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को चुनाव आयोग कई बार खारिज कर चुका है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम की बीजेपी सरकार के नए प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। असम सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने और रोजगार योजनाओं का भी फायदा नहीं देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही 2 से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने से रोकने का भी सुझाव दिया है। कांग्रेस ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है। People having 2 children only will be eligible for government employment. देखिए उसके बारे में अब आज सीरियसली इस इश्यू को हम उठा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण नीति में कानूनी उम्र से पहले शादी करने वालों को भी सरकारी नौकरी न देने का प्रस्ताव किया गया है। AIMIM ने पॉलिसी को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है। मुसलमान का पैदा होना मुल्क के लिए खतरा, मुसलमान का खाना मुल्क के लिए खतरा, ये RSS की सोच है। मुसलमान का चलना इनके लिए खतरा। तो आखिर करना क्या चाहते हैं आप? केवल असम ही नहीं, मेरा तो मानना है कि देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, क्योंकि प्रति वर्ष हम एक ऑस्ट्रेलिया जैसा देश की संख्या पैदा कर रहे हैं।